नेम इज़ डीके और ये हमारी वीडियो का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम 2 पार्ट बना चुके हैं और अगर आपने वे क्लास नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे। अच्छा, जो क्लास हमारी कल की हुई थी हमने उसमें ये पढ़ाया था हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, उसके लिए किन किन लोगों को श्रेय दिया जाता है और फिर हड़प्पा शहर कौन कौन से हैं, किस नदी के किनारे बसे हैं, यहाँ तक हम देख चुके हैं। आगे आज हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता जो थी उसमें आर्थिक विशेषताएं उसकी क्या थी, या फिर उसकी नगर निर्माण जो योजनाएं थी उससे हम क्या पता कर सकते हैं इतिहास के किन साक्ष्यों से पर्दा हटता मतलब उठता है। फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि उनकी सामाजिक विशेषताएं क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक विशेषता, देखो आर्थिक विशेषता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? कृषि के बाद पशुपालन, फिर पशुपालन के बाद आप शिल्प उद्योग, आयात और निर्यात। इस तरह के प्रश्नों का आपको देखना होता है किसी भी सभ्यता का। अगर आपको अध्ययन करना है कि कृषि कौन कौन सी करते थे, कृषि में कौन कौन सी फसलें उगाते थे, फसलें उगाने में वे सिंचाई का सहारा लेते थे, और अगर सिंचाई का सहारा लेते थे तो क्या वे केवल वर्षा ऋतु पर निर्भर ही कृषि कर पाते थे या फिर उनके पास अपने सिंचाई के साधन भी मौजूद थे, मतलब कृत्रिम वर्षा की बात हम कर रहे हैं। फिर अगर चलो वे कृषि उगाते थे तो क्या कृषि किस उद्देश्य से करते थे? केवल अपने भोजन की आपूर्ति के लिए, मतलब निर्वाह योग्य कृषि करते थे, या फिर वे व्यापार हेतु कृषि करते थे? इस तरह के प्रश्नों का जवाब देना होता है। पशुपालन में इस तरह के प्रश्नों का जवाब देना होता है कि कौन कौन से वे पशु पालते थे, पालने का उद्देश्य क्या था, क्या वे खाने के लिए जो सामग्री होती हैं जैसे दूध, जैसे मांस, इन सब के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु में काम करते थे, या फिर पालने का और कोई उद्देश्य था जैसे यातायात के लिए उनका पालन किया जाता हो, या फिर जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल को ले जाना है जैसे खच्चर लोग पालने या गधा पालने। इस तरह के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पशु पालन किया जाता है, इसी का अध्ययन किया जाएगा। फिर जैसे हम हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक विशेषताओं की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में कृषि संगठित थी क्योंकि इसमें गेहूं, सरसों, चना और कपास ये सब बोया जाता था। धूमधाम से इसके साक्ष्य मिले हैं। और तो और ये लोग सिंचाई टेक्निक से तो परिचित थे ही, ये खेत जोतने की जो टेक्निक होती है उससे भी परिचित थे, और इसके साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। और जो बनावली एक स्थान है, हड़प्पा सभ्यता का नगर है, यहाँ से जो मिला है वो बहुत उन्नत किस्म का है, और उन्नत किस्म का होने के साथ साथ यहाँ से हल्की आकृति के साक्ष्य भी मिले हैं। हल्की आकृति यहाँ से मिली है। ये डायरेक्ट प्रश्न है, वैसे तो ये पीटी फैक्ट है, डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए कि कहाँ से क्या मिला है। और देखो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पहला खोदा गया नगर था हड़प्पा, इसलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। 1921 में ये खोजा था, दयाराम साहनी को इसका श्रेय दिया जाता है। फिर 1922 में मोहनजोदड़ो खोदा। ये जो शहर हैं, ये दोनों जो नगर हैं, ये बहुत विकसित अवस्था में हैं। क्यों विकसित अवस्था में है? इसके बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक कारण अन्नागार भी यहाँ पे मौजूद है, और अन्नागार मौजूद होने का मतलब है कि ये कृषि केवल निर्वाह योग्य जीवन को जीने हेतु जो मतलब भोजन की आवश्यकता होती है उस पूर्ति हेतु नहीं, ये इनके पास कृषि अधिशेष से प्राप्त है। कृषि अधिशेष का मतलब है इस अधिशेष से, देखो इसका सीधा सा मतलब जो आम भाषा में होता है, आप जो कृषि कर रहे हैं वो केवल अपने भरण पोषण हेतु नहीं, आपके पास उससे भी ज़्यादा आपके खेत से आपको प्राप्त हो रहा है। अब इतने अनाज का आप क्या करोगे? उसको आप एक गोदाम में स्टोर करोगे। अन्नागार उसी को कह रहे हैं जहाँ पे मतलब ये अपने फसल के उत्पाद को रख देते थे। अब इस अनाज का उपयोग करके अन्य देशों को व्यापार करके आप वहाँ से जो महत्वपूर्ण धातुएँ होती हैं जैसे टिन, लोहा, इन सब को अपने यहाँ पे मंगवा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कृषि अधिशेष्य है तो कृषि अधिशेष्य नगरीकरण में बहुत बड़ा योगदान देता है। आगे चल के हम देखेंगे। तो एक और प्रश्न है कि हड़प्पा से किस फसल के साक्ष्य नहीं मिलते हैं? तो चावल के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिलते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि लोथल से और रंगपुर से भूसी की साक्ष्य मिली हैं। जो चावल के ऊपर से भूसी उतरती हैं उसके साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिले। या मतलब ये बात नोट करने वाली है अच्छे से। इसके बाद पशुओं की जब हम बात करते हैं, बहुत बेसिक सी बातें हैं। गाय, भैंस,
गाय, भैंस, बैल, बकरी और भेड़, ये सब ये पालते थे। किस लिए पालते थे, क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य वही था, खाद्य पदार्थों की आवश्यकता, मतलब दूध प्राप्त होता था और मांस प्राप्त करते होंगे, और परिवहन के साधनों में उपयोग जैसे घोड़ा, बग्गी या बैलगाड़ी, इनका उपयोग ये करते थे। किस पशु से ये नहीं परिचित थे, ये भी डायरेक्ट प्रश्न है। तो ये घोड़े को नहीं जानते थे, और ये घोड़े को नहीं जानते थे, पर इसकी अस्थियों के साक्ष्य सुरकोतड़ा से मिले हैं, याद रखने वाली बात है। फिर जब हम शिल्प की बात करते हैं तो क्या केवल ये मतलब शिल्प उद्योग का मतलब है पशुपालन, कृषि से अतिरिक्त कर्म में कुछ लोग लगे होना। जैसे अगर पक्की ईंटें बनी हैं तो पक्की ईंटें बननी कहीं होंगी, मतलब पक्की ईंटें बनाने का कार्य कोई कर रहा होगा, तो वे इसका मतलब ईंटों के निर्माण से जुड़े हुए हैं। और ईंटों के निर्माण के साथ साथ धातु का निर्माण भी ये लोग कर रहे हैं, तो धातु उद्योगों से ये जुड़े हुए हैं। मृद भांड मतलब घड़ों का निर्माण भी ये कर रहे हैं, तो जो मृद भांड उद्योग है वह भी विकसित अवस्था में देखने को मिलता है। फिर जब हम बात करते हैं आयात निर्यात की, ये आयात निर्यात किन लोगों के साथ कर रहे हैं, इसके साक्ष्य क्या हैं, और किन वस्तुओं का आयात करते हैं, किन वस्तुओं का निर्यात करते हैं, ये प्रश्न है। तो जो इनके पास है उस चीज़ को तो निर्यात कर देंगे, जो इन्हें चाहिए अपनी आवश्यकता है, तो जो इनके पास नहीं है उनको आयात कर लेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद है, मतलब वस्तु के बदले वस्तु मिल रही है, इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली भी बोलते हैं। और आयात निर्यात में वस्त्र, हाथी दांत, लकड़ी का सामान, खाद्य पदार्थ, इन सबको ये निर्यात कर रहे हैं, और इनके बदले अन्य देशों से प्राप्त कर रहे हैं बहुमूल्य पत्थर, सोना, चांदी और टिन। अच्छा, सोना चांदी कहाँ से आ रहा है? अफगानिस्तान और ईरान से। टिन कहाँ से मिल रहा है? अफगानिस्तान से। अब एक यहाँ पे एक डायरेक्ट प्रश्न है कि किस धातु से हड़प्पा निवासी परिचित नहीं थे? तो लोहा से ये लोग परिचित नहीं थे। फिर यातायात के साधनों में दो तरह के यातायात के साधन इनके पास हैं, एक बैलगाड़ी और दूसरा है नाव। बैलगाड़ी तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि पशु पाल रहे हैं तो बैलगाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाव के साथ से मिल रहे हैं, व्यापार करने के लिए अफगानिस्तान जाना है, बीच में आपको समंदर पार करना है, तो नाव की तो जरूरत पड़ेगी ना। इसका मतलब नाव से ये लोग परिचित थे। और कौन सा नगर बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है? लोथल। लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। फिर जब हम बात करते हैं, अगर ये व्यापार करते थे तो क्या ये मतलब माप तोल की प्रणाली से परिचित थे? हाँ, बिल्कुल परिचित थे। इनके पास एक तराजू मिली है, और तराजू मिली कहाँ से है? मोहनजोदड़ो से। और लोथल से मिला है हाथी दांत का पैमाना। हाथी दांत का पैमाना आज की फीटी आप कह सकते हैं, ये मिला है। अगर ये मिला है तो ये माप तोल की प्रणाली से परिचित तो थे। फिर क्या इसके केवल भारत में प्रमाण मिलते हैं या विदेश में भी इसके प्रमाण हैं? तो विदेश में इसके प्रमाण हैं। जैसे मेसोपोटामिया के शासक सारगोन के अपने अभिलेख में लिखता है कि दिलमन, माकन और मालुआ के निवासी हमारे यहाँ पर नाव लेकर आते हैं, और इसमें दिलमन आज का बहरीन जो है वो मध्यस्थ का मतलब मध्यस्थ की भूमिका में, जिसको बोलते हैं मीडिएटर की भूमिका निभाता है। और जो व्यापार है वो हड़प्पा के पक्ष में है, और यहाँ पे जो मैलुआ है वो उपयोग कर रहा है हड़प्पा नगर के लिए। फिर जब हम निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि हड़प्पा नगर कैसा था, तो देखो, अगर कृषि अधिशेष से प्राप्त हुआ है तो इससे आपको पता ही है, मतलब थोड़ी देर पहले बताया, डिस्कस किया कि अगर व्यापार मतलब फसल अधिक है तो ये नगरीकरण को बढ़ावा देगा, क्योंकि पैसे आएंगे तो भवन निर्माण सामग्रियां खरीदना आसान होगा। तो हड़प्पा नगरीकृत सभ्यता थी और विकसित सभ्यता थी। इसके जो दो बड़े नगर हैं, एक है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो। दोनों में से किसे राजधानी कहा जाए? तो इतिहासकारों ने इसे दोनों पूरे साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कह दिया गया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, क्योंकि सबसे ज़्यादा विकसित ये शहर हैं, इसलिए इनको जुड़वा राजधानी कहा गया। फिर नगर निर्माण की जब हम बात करते हैं तो नगर निर्माण ये लोग किस तरीके से करते हैं, ये भी डायरेक्ट बच्चा। अच्छा, नगर निर्माण को पढ़ते क्यों हैं? नगर निर्माण को इसलिए पढ़ते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है कि भवन, अगर आपने देखा होगा आपके आसपास जिनके पास जितने अच्छे पैसे होते हैं उनके घर उतने ही अच्छे दिखते भी हैं, और जिनके पास जितने कम होते हैं उनके घर उतने ही, मतलब मोटे तौर पर मैं कह रहा हूँ,
हमेशा ऐसा हो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपने देखा होगा ये मतलब मिलता है नॉर्मली समाज में। इसी तरह जब हम देखते हैं इनके निर्माण की पद्धति, तो जब ये भवनों का निर्माण करते थे तो ये भवनों के निर्माण में आपको दिखाई देंगी इनकी बस्तियाँ। कुछ बस्तियाँ पश्चिम भाग में है, वेस्ट साइड में, कुछ ईस्ट साइड में है, पूर्व में। और जो वेस्ट साइड में है इसको गढ़ी और दुर्ग कहा गया, और जो पूर्व की बस्तियां हैं इनको निचला नगर कहा गया। कमाल की बात यह है कि ये जो बस्तियां हैं ये चारों ओर एक चार दीवारी से घिरी हुई हैं, चारों ओर की बाउंड्री है। ऐसी बाउंड्री यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि यहाँ शासक वर्ग रहा होगा और यहाँ पर सामान्य जन रहे होंगे। अगर शासक वर्ग है और सामान्य जन है तो विषमता आ ही जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इनके नगर हैं वे दो भागों में बटे हुए हैं, एक पश्चिम भाग और दूसरा पूर्वी भाग। लेकिन क्या हर नगर में ये विशेषता देखने को मिलती है? नहीं। वैसे तो हर नगर में ये विशेषता है, लेकिन एक डायरेक्ट प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा नगर है जहाँ पे दक्षिण में भी आवास देखने को मिलते हैं, तो वह धोलावीरा है। धोलावीरा में 3 दिशाओं में आपको आवास देखने को मिलेंगे, दक्षिण में भी। अच्छा, वैसे तो नॉर्मली इनकी जो सड़कें हैं वे कच्ची हैं, लेकिन पक्की सड़कों के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और नालिकाएं ढकी हैं, चारों ओर से ढकी हुई हैं और एक मैन होल से जाके जुड़ती हैं और तो और समकोण पे एक दूसरे को काटती हैं। और कच्ची नाली के साक्ष्य भी मिलते, लकड़ी की नाली के साक्ष्य भी मिलते हैं। और वे कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। और ये जलाशय की टेक्नोलॉजी से परिचित हैं। मतलब जब वर्षा काल गुजर जाता था, पानी की आवश्यकता है तो ये जलाशयों पर निर्भर होते थे। तो इनके जलाशय के साक्ष्य जो मिले हैं वे धोलावीरा से मिले हैं। और जब ये मकान बनाते थे तो मकान बनाते समय देखो, जैसे मकान बना रहे हैं तो अगर बाय द वे ये मुख्य द्वार है तो मुख्य द्वार में ये गेट ना लगा के यहाँ पे पीछे लगाते थे ये सड़क। अगर ये सड़क है, ये मुख्य द्वार है, तो यहाँ गेट लगाते थे। इससे फ़ायदा ये होता था कि धूल से बच सकते हैं और हिंसक पशुओं से बच सकते हैं। धूल से, मिट्टी से, बरसात से, बहुत सारी चीज़ों से ये लोग बच सकते हैं। इसलिए अगर आप देखोगे तो इनका जो गेट है वो मेन रोड पे नहीं खुलता था। इसके बाद जो मकान है वैसे पर्याय तो पक्की ईंटों के बने होते हैं, लेकिन मैंने बताया अपवाद पूछने की टेंडेंसी एग्जामों की रही है। तो कच्ची ईंटों के जो मकान हैं वे कालीबंगा से भी मिले हैं। मतलब कालीबंगा से कच्ची ईंटों के मकान भी मिले हैं। और ईंटों को चुनने के लिए चूने और गारे का ये उपयोग करते थे। फिर इसके बाद इनका समाज क्या था, मतलब इनके सामाजिक विशेषता कहती थी। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि समाज में मतलब विभाजन था या नहीं था, समाज में दासता थी या नहीं थी, समाज में विभाजन था तो किस तरीके का था, आर्य थे, आर्य और अनार्यों का भेद था, या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों का भेद था, या फिर रंग को लेकर भेदभाव था। दासता थी तो दास क्यों बनाए जाते थे, बनाए जाने का कारण क्या था, या किस वजह से लोग दास बन जाते थे, फिर दासों से क्या काम लिया जाता था, ये सब पढ़ना होता है सामाजिक अर्थव्यवस्था में। क्योंकि ये डायरेक्ट अब जब हम आगे ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, और जो है ना जैसे आगे हम पढ़ते चलेंगे तो सब में ये कॉमन टॉपिक, कॉमन हेडिंग्स होती हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो सामाजिक विशेषता की जब हम बात करते हैं तो देखो, इनके सबों को और इनके आवासों को देखकर ये अनुमान आराम से लगाया जा सकता है कि इनमें वर्ग विभाजन मौजूद था। क्योंकि पश्चिमी भाग चारों ओर से दुर्गों से घिरे हुए थे और पूर्वी भाग में सामान्य जन के लोग रहते थे। मात्र सत्तात्मक जो है, मतलब ये समाज था। यहाँ पे महिलाओं को एक बढ़िया, मतलब महिलाएं एक अच्छी स्थिति में मौजूद थी। मात्र देवी की बहुत सारी मूर्तियाँ भी यहाँ से मिली हैं। यहाँ के समाज में भूमध्य सागरीय प्रजाति, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड और अल्पाइन, देखो जब यहाँ के कंकालों का अध्ययन किया गया और पता किया गया कि बताओ ये हड़प्पा सभ्यता का इनका जो डीएनए है वो सबसे ज़्यादा मैच किससे होता है, तो सबसे ज़्यादा जो शव हैं वे मिले हैं भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों से। लेकिन उनमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड और अल्पाइन के जो मतलब डीएनए हैं, उनका डीएनए भी इनसे मैच करता है।
फिर मतलब यहाँ की प्रजातियाँ यहाँ पे बसी हुई थी। अच्छा, एक लोथल है, लोथल से एक कब्रिस्तान मिला है और उस कब्र में एक ही कब्र के अंदर 2 शवों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं और 2 शव अगर दफनाए गए हैं तो इसका मतलब ये है कि सती प्रथा का साक्ष्य यहाँ पे पहला संकेत मिल रहा है। पुरुष के साथ नारी को दफनाया गया है और ये कहाँ से मिला है? लोथल से। और यहाँ की स्त्रियाँ अपने बालों को सजाने के लिए बहुत सारे इंतजाम करती थी। इसके साक्ष्य मिले हैं चनहुदड़ों से, चनहुदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं और हड़प्पा से प्रसाधन बॉक्स मिला है। प्रसाधन बॉक्स का मतलब है आज का श्रृंगारदान। फिर सूत्री वस्त्रों का ये लोग उपयोग करते थे। लोथल से शतरंज और पासा मिला है, इसका मतलब ये मनोरंजन हेतु ये गेम खेलते होंगे। फिर हड़प्पा से RH कब्रिस्तान मिला है। देखो इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, वो आप बुक में देख सकते हैं। उसमें इस तरह की डिटेल होती हैं कि किस में कितने कितने मतलब शव दफनाए गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ हड़प्पा से मिला है RH कब्रिस्तान। फिर जब हम हड़प्पा की लिपि की बात करते हैं तो वह लिपि जो थी वो चित्रात्मक थी। ताम्रपत्र पे इनकी लिपि का अंकन है, मर्द भांड पे और तो और गेट, जो कमरे का जो गेट होता है उसकी दीवारों के ऊपर इन्होंने अपनी लिपि का अंकन कर रखा है। और वो घर जो मिला है वो मिला है धोलावीरा से। और इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला अक्षर है यू। यू आकार का अक्षर सर्वाधिक उपयोग होने वाला है। और मछली के जो चिन्ह हैं वे सबसे ज़्यादा मिलते हैं। मोहरों पर मोहनजोदड़ो से जो मोहरें मिली हैं उसमें पशुपति शिव, जिसके दाईं ओर हाथी और बाघ है और बाईं ओर भैंसा और गेंडा है। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पे गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो भैंसा और गेंडा, हाथी और बाघ, ये 4। और एक श्रृंगीय पशु बहुत इंपॉर्टेंट है, एक श्रृंगीय पशु सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आप मेरी वीडियो में यहाँ तक हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। और अगली वीडियो में हम कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।